हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बच्चों, हमने जो है क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके 4 लेक्चर्स जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो पहले जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी। हमारे 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है जो कि हम इस चैप्टर में कवर करनी है, जिसका एक लॉ जो है, फर्स्ट लॉ हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो लास्ट वीडियो लेक्चर में है। यहाँ पे जो है आज हम लोग सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वो क्या बोलता है। सेकेंड लॉ है बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके नाम में ही है एलिमेंट्स का जहाँ पे डेफिनेट मीन्स प्रॉपर एक फिक्स्ड प्रपोर्शन हो। अब वो प्रपोर्शन मीन्स रेशो हो, बाय मास हो, क्या हो वो देखते हैं। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड प्रोस्ट लॉ। कई बार हम इसको जो है प्रोस्ट लॉ भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है प्रोस्ट, इन्होंने इस लॉ को दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशो बाय मास एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोल रहे बच्चों, इस लॉ के हिसाब से जो भी कोई आपका केमिकल कंपाउंड होता है, उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड देते हैं। तो वो जो हमारा केमिकल कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा किस में होते हैं, फिक्स्ड रेशो में होते हैं। और फिक्स्ड रेशो किसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बाय मास। मास के हिसाब से उसका रेशो क्या रहता है, एलिमेंट्स का फिक्स्ड रहता है। वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए हमने जो है 3 बच्चों को बोला कि आप डिफरेंट सोर्सेज से जो है वाटर कलेक्ट कीजिए, और वाटर का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, H2O, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट बच्चे ने जो है रिवर से वाटर कलेक्ट किया, दूसरे बच्चे ने जो वाटर कलेक्ट किया वो सी से किया, और तीसरे बच्चे ने जो है टैप वाटर यूज़ किया। तो हमें पता है वाटर का फॉर्मूला तो सब में सेम रहेगा, H2O। चाहे आप वो टैप वाटर ले लीजिए, चाहे सी वाटर ले लीजिए, चाहे रिवर का पानी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो सेम रहेगा। अब अगर हम लोग क्या देखें, इसका रेशो देखें बाय मास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका रेशो देखते हैं। रेशो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। उसको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2। फिर रेशो में हमें किसका मास लेना है, ऑक्सीजन का मास लेना है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि H2O का जो रेशो है मास के उसका अकॉर्डिंग, तो वो कितना आया है, 2:16 आया है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1:8 भी बोल सकते हैं, कट करेंगे तो 2 1 2 2 8 16। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमने रिवर वाटर लिया उसका मास कितना है, रेशो बाय मास कितना आया, 1:8। अगर हम लोग बच्चों सी वाटर का रेशो निकाल मास का, तो वो भी क्या 1/8 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या है, सेम है। सेम गोज विथ टैप वाटर। चाहे आप कोई भी वाटर ले लीजिए, लेकिन जब आप इनका रेशो निकालेंगे मास के द्वारा, तो इनका रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही बात जो है प्रोस्ट के लॉ ने बोली थी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने बोली थी कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो कंपाउंड है उसका सोर्स क्या ले रहे हैं या उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या ले रही है। उस एलिमेंट्स, वो उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनका जब आप रेशो निकालोगे मास के अकॉर्डिंग, तो वो एक फिक्स्ड मास रेशो देगा, ठीक है। वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होप आपको सेकेंड लॉ समझ में आया होगा। सेम मैंने यहाँ पे भी ये ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड
0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसमें हमने इतने ग्राम मैग्नीशियम को जब बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसने इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसने क्या दिया, 0.302 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से बर्न करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मींस प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट दिस फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हमें ये शो करना है कि क्या जो ये ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को शो कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। तो हम लोग बच्चों एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं जहाँ पे हमने एक तो पहले ले लिया मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दोनों एलिमेंट्स हमने ले लिए, रिएक्टेंट्स ले लिए और उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो हमें मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.243 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.182 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू भी आपको दोनों केसेस में गिवन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है 0.403 ग्राम और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.302 ग्राम। अब हमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन हमें निकालना पड़ेगा। निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो सिंपली इनकी वैल्यूज़ को माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू रह जाएगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम इसको माइनस करके निकालेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई, 0.160, ठीक है, या फिर 0.16 भी लिख सकते हैं, जीरो का कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू से हमारे मैग्नीशियम की वैल्यू माइनस की तो हमारा आंसर क्या है, 0.120। तो ये हमने जो है तीनों वैल्यूज़ निकाली, मीन्स दो दे रखी थी, एक आपको निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया हमने, वहाँ पे जो दो एलिमेंट्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं उनका रेशो निकालिए, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम आपका कितना था, 0.243, ऑक्सीजन कितना था, 0.160। इनका जब आप रेशो निकालेंगे तो नियरली ये जो है 3:2 का रेशो देंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी सिमिलरली आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तो वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू जो है 3:2 आएगी। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, It means out of 5 parts 3 is magnesium and 2 is oxygen। हम इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 5 पार्ट्स बन रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 टोटल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स तो किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं और 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमने लिए, उसमें जो हमारे कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है उनका जो रेशो आया, रेशो बाय मास, वो क्या रहा, सेम रहा, दोनों ही केसेस में सेम रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इट फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड लॉ समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ है बच्चों हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड then the different masses of one element which combines with fixed mass of other elements bears a small whole number ratio to one another। इसको जो है हम लोग ना पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको जो है ये अच्छे से मीन्स क्लियर हो जाए डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए हमने जो है एक जगह लिया कार्बन, दूसरा हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। हमने दो ऑक्सीजन के जो है एटम्स ले लिए, तो अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट CO2 बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। वहीं पे अगर हम लोग सेकंड उसमें एक कार्बन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये क्या प्रोडक्ट देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो हम वो देखते हैं। मीन्स ये जो है आपके मोनो, डाई या फिर बाई भी बोल सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा या फिर हेप्टा बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्टा। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रीफिक्स होते हैं। मींस जितने नंबर ऑफ एटम्स आप ले रहे हो या जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसके हिसाब से हम इनको लगाते हैं। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स या फिर डाई मीन्स 2,
ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, सेप्टा मीन्स 7 और ऑक्टा मीन्स 8। मैक्सिमम यहीं तक देते हैं। तो अब आपने देखा क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मीन्स, डाई मीन्स 2 और ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। इट मीन्स कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डाइऑक्साइड बोला। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मोनोऑक्साइड बोलेंगे। मोनो मीन्स 1, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसका आप ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बार कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो CO2 बना, एक बार कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनका मास देखें, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 2 × 16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम से, तो ये कितना आ जाएगा, 32। यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 12 प्लस मीन्स ऑब्वियसली O2 मीन्स 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको, 44 आ जाएगा। इसको जो है हम लोग निकाल लेते 44। चलो अब ये यहाँ पे निकालिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पे इसका अगर दोनों का निकालेंगे तो 12 + 16, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, 28 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी अब डेफिनेशन को देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या बोल रही है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। व्हेन 2 एलिमेंट्स, हमारे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ये कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट। अब एक एलिमेंट का मास तो देखिए क्या है, 32 है। एक एलिमेंट का मास यहाँ पे सेम क्या है, 16 है, ठीक है। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ये जो डिफरेंट मास के एलिमेंट है, ये किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, विद फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट। कार्बन का मास देखिए, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन का मास क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट्स 32 और 16 कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट, ठीक है। बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशो टू 1 अनदर। अगर हम लोग जो एलिमेंट का डिफरेंट मासेस है, इनका अगर हम लोग रेशो निकालेंगे तो वो हमारी क्या आएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगी। 13 को आप 16 के साथ जब रेशो निकालोगे तो आपकी रेशो क्या आ जाएगी, 2:1 आएगी। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशो है, ठीक है। जनरली क्या मानते हैं कि अगर आपकी रेशो की वैल्यू जो 5, 7, 9 मीन्स 5 को ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो वो आपकी सिंपल होल नंबर रेशो नहीं रहती है। तो 1, 2, 3, 4 तक अगर आपकी रेशो रह रही है तो इट मीन्स वो आपकी एक सिंपल होल नंबर रेशो है, ठीक है। अब दोबारा से इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, 1-2 बार जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है जुबान पे चढ़ जाती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, 2 एलिमेंट्स ने कंबाइन किया, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट 32 एंड 16 विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। जो कि किसके साथ कंबाइन करता है, फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का है। बियर्स आर स्मॉल होल नंबर रेशो टू 1 अनदर। तो जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स का अगर आप रेशो निकालेंगे तो उसकी रेशो क्या आ जाएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखने का तरीका हम लोग मान सकते हैं, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, जिस एलिमेंट का मासेस अलग अलग है आप उसको लिख दीजिए। 32, 16 ग्राम, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। जो कि किसके साथ कंबाइन कर रहे, फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना फिक्स्ड मास है, 12 ग्राम है। गिव सिंपल होल नंबर रेशो। ये क्या देता है, सिंपल होल नंबर रेशो। 32/16 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या दे रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशो दे रहा है। सेम अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें, अगर आपने मान लीजिए एक तो लिया H2O, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कौन कौन कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स दे रहे हैं, एक तो H2O दे रहे हैं और एक H2O2 दे रहे हैं। ये तो हमारा वाटर है और H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे रहे हैं। अब इनका जो है रेशो निकाल लीजिए बाय मास। H2O में निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, दो एटम से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 एटम से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 = 2। O2 के लिए निकाल लेंगे तो 16 × 2 = 32। तो हमने इनका मास निकाल लिया। अब डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, किस एलिमेंट का डिफरेंट मासेस है? ऑक्सीजन का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, वरना हाइड्रोजन का तो सेम है 2 और 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16,32 ग्राम विच कंबाइंस विद, जो कि किसके साथ कंबाइन कर रहा है? विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है और हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास कितना है? 2 ग्राम है। तो वो क्या देगा? एक सिंपल होल नंबर रेशो देगा। तो डिफरेंट मासेस जिस एलिमेंट के हैं आप उसको जो है रेशो में लिख लीजिए, 16/32 हो जाएगा, विच विल गिव 1:2 रेशो। तो ये क्या दे रहा है? एक सिंपल होल नंबर रेशो दे रहा है। तो इट मीन्स ये जो है किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। इससे रिलेटेड जो है एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, क्या है देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 5 डिफरेंट कंपाउंड्स, शो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके दो एलिमेंट्स हो गए, ये कंबाइन करके 5 डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहा है। आपको ये शो करना है कि क्या ये जो आपके कंपाउंड्स है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो 5 कंपाउंड कौन कौन से हैं? N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। ठीक है, अब हम लोग जो है दो एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लेते हैं। इनका कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है? मास निकालना है। अब आप एटॉमिक मास देख लीजिए, नाइट्रोजन का 14 होता है, कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है तो 2 × 14 = 28 आ गया। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो सिर्फ 16 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन एक ही एटम है तो सीधा एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन भी एक ही है तो 16। N2O3 की बात करें तो 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के तो 2 × 14 तो 28 आ गया, और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 एटम्स है तो 3 × 16 = 48। NO2 की बात करें, एक ही एटम है नाइट्रोजन का तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 14 कर देंगे। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे × 2 कर रखा है, इसको रॉन्ग मत समझिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें एक ही एटम तो 14 लिख दिया। O की बात करें 2 एटम्स हैं तो 16 × 2 = 32। N2O5 की बात करें 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के तो 2 × 14 = 28, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं तो 5 × 16 = 80। तो ये आपने जो है दोनों एलिमेंट्स के मास का आपने वो निकाल लिया है। अब हमें ये क्या करना है? कोई भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। आप देख सकते हैं कोई से भी एलिमेंट का मास जो है फिक्स्ड नहीं है, तो आपको एक एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का मास फिक्स करना ईजी है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, 28 14 28 14 28 मीन्स किन्हीं दो को अगर आप चेंज करेंगे तो बाकी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो 14 था हमने दोनों यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड्स में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 × 2 और यहाँ पे भी 14 × 2, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा दोनों जगह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फिर नाइट्रोजन का मास क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। तो हमने सेम किया, यहाँ पे भी 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आप 2 को जो है मल्टीप्लाई सिर्फ नाइट्रोजन के केस में करेंगे, सेम सामने वाले ऑक्सीजन के केस में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप फिर 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो अब आप वैल्यूज़ देखिए, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का मास तो जो है 28 पे फिक्स्ड हो जाएगा। देखिए, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया 28 पे, और यहाँ पे जहाँ पे आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, और यहाँ पे भी आपने 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो
64 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो जो डिफरेंट एलिमेंट का मास जो अलग अलग है उसको आपको उसको क्या करना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालेंगे तो हमारी रेशो क्या आ जाएगी, 1:2:3:4:5। तो हमारी ये रेशो आ जाएगी। तो क्या ये एक सिंपल होल नंबर रेशो दे रही है? यस, एक ये सिंपल होल नंबर रेशो है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है फॉलो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।